गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं तुम लोगों को डिसलिस्टा पार्टनरशिप के नोट्स मैंने बनाए हैं, तो वो नोट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, पहले मैं आपको नोट्स एक्सप्लेन करता हूँ और कुछ बताता हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में। बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि फर्म बंद हो गई है, अब वो अपना बिजनेस नहीं करेगी। पूरी तरह से फर्म ने अपना बिजनेस क्लोज कर दिया है, अब वो अपना बिजनेस रीस्टार्ट कैसे भी नहीं करेगी। क्यों मैं कह रहा हूं रीस्टार्ट? एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्म क्लोज इट्स बिजनेस, अपना बिजनेस बंद कर दिया। और जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? फर्म अपना बिजनेस बंद नहीं किया है, फर्म में कुछ कंडीशंस हो गई हैं, जो पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई है, नई पार्टनरशिप शुरू हो गई है। जैसे अगर किसी पार्टनर्स का एडमिशन होता है तो क्या होता है? पुरानी पार्टनरशिप खत्म होती है, नई पार्टनरशिप शुरू हो जाती है। तो इस केस में क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ फर्म। तो इस केस में क्या होता है? फर्म जो है वो स्टार्ट है, बस पार्टनरशिप पुरानी खत्म हो गई है। देखो मैं आपको लिखा हुआ भी दिखाता हूँ जो मैं आपको कह रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ देखिए बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है कि फर्म ने अपना बिजनेस बंद कर दिया। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं? न्यू पार्टनर आ जाए, एडमिशन हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, एक्सप्लूशंस हो जाए, डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए और एक्सपायरी या पार्टनरशिप हो जाए। तो इस केस में पार्टनरशिप खत्म होती है, ना कि पार्टनरशिप फर्म। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? पार्टनरशिप फर्म के बारे में। तो फर्म जब बंद होती है तो क्या कर लेगी? अपना एसेट्स को अपनी सोल्ड आउट कर देगी, लायबिलिटीज़ को पेड ऑफ कर दिया जाएगा। लायबिलिटीज सारी क्या कर दी जाएंगी? पेड ऑफ। उसके बाद लायबिलिटीज़ पेड ऑफ करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी उसमें से पार्टनर्स को पैसा दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले बाहर वालों का पैसा देना होता है, पार्टनर्स को पैसा बाद में दिया जाएगा, चाहे वो पार्टनर्स का लोन ही क्यों ना हो, वो पैसा बाद में देखा जाएगा। लेकिन पहले हम किसे करेंगे? पहले आउटसाइड लायबिलिटीज़ जो होती हैं उनका पेमेंट करना सबसे पहला है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस केस में? हम कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं? ज़रूरी अकाउंट्स जो बनते हैं, मैन लेजर जो बनते हैं, इसमें जो लेजर बनेंगे, जो अकाउंट्स बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे बच्चों? उसमें बनेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे? ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। सारी एसेट्स और लायबिलिटी, मतलब बैलेंस शीट में बहुत सारी एसेट्स दे रखी होंगी, बहुत सारी लायबिलिटीज़ दे रखी होंगी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखने वाली बात होती है, सारी एसेट्स ट्रांसफ़र होंगी लेकिन कुछ एसेट्स नहीं ट्रांसफ़र होती हैं। कौन सी? एक तो जो कैश में रिलाइज ना हो, मतलब एसेट बिक ही नहीं सकती हैं, जैसे फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस ऑफ P&L और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका एक एग्जांपल क्या है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ये फिक्टिशियस एसेट्स हैं, इनकी रिलाइजेबल वैल्यू निल है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होंगी। कैश ऑलरेडी रिलाइज्ड है तो उसे रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफ़र करना ही नहीं। तो कैश और बैंक बैलेंस को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? कैश अकाउंट में। और जो एडवर्टाइजमेंट और P&L का डेबिट बैलेंस इसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है बच्चों, तो एसेट साइड पूरी तरह से क्या हो गई? क्लोज हो गई है। अब रात के बज रहे हैं लगभग, क्या बज रहा देखो, 11:30 बजने वाले हैं। आज वीडियो डालनी ही थी। फिर क्या बनाते हैं? पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट कौन सा? पार्टनर्स ने लोन फर्म को दिया है। एक होता है पार्टनर्स ने फर्म से लोन लिया होता है, यहाँ क्या है? पार्टनर्स ने लोन फर्म को दिया है। तो ये किस साइड में दिखाएंगे? ये हम लायबिलिटी साइड में रखते हैं। लायबिलिटी साइड में दे रखा होता है लोन, ये वही वाला लोन है बेटा। अब देखो अगला, देखो एक अकाउंट और बनाएंगे। कौन सा? यहाँ पर भी फिर से आ गया पार्टनर्स लोन अकाउंट। सर ये कौन सा लोन अकाउंट होता है? ये पार्टनर ने लोन फर्म से लिया है। अभी क्या था? दिया होता, लेकिन यहाँ पर पार्टनर्स ने भी फर्म से लोन लिया होता है। ये कहाँ होगा? ये एसेट साइड में दे रखा होगा। ठीक है बच्चों, ये कहाँ दे रखा होगा? एसेट साइड में। फिर क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं इसमें, फिर कैश और बैंक अकाउंट बनाते हैं। ठीक, अब देखो इंपॉर्टेंट एंट्रीज, देखो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट एंट्री? ऑल एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सारी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते हैं? ट्रांसफर। उसकी एक सिंपल एंट्री है, क्या?
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, वो सॉरी टू सन्ड्री एसेट्स, या फिर इसकी जगह ये वाली एंट्री पास करो आप, लंबी वाली, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू ट्रेडमार्क, टू पेटेंट, टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू मशीनरी, डेटर्स, BR, एक्रूड इनकम, इन्वेस्टमेंट और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, देखो तो क्या लिखा मैंने, ऑल एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, और फिर से लिखा एक्सेप्ट कैश बैलेंस नहीं आएगा, बैंक बैलेंस नहीं आएगा, P&L का बैलेंस नहीं आता, डेबिट बैलेंस और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं आएंगे। ठीक है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होगा बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ वही एसेट्स ट्रांसफर की जाएंगी जो कैश में कन्वर्ट की जा सकती हैं। ये भी लिख दिया मैंने, कौन सी ट्रांसफर की जाएंगी, जो कैश में कन्वर्ट की जा सकती हैं। जो कैश में कन्वर्ट नहीं की जा सकती वो आएंगी नहीं, लिखा भी मैंने, फिक्टियस एसेट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्टियस एसेट्स कहाँ ट्रांसफर होंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। ठीक है बच्चों, अगला क्या है, देखो कैसे ट्रांसफर होंगी, तो वैसे ही जैसे पुराने करते थे वैसे सेम वैसे ही ट्रांसफर होंगे, जैसे चैप्टर 2 में किया, 3 में किया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L का डेबिट बैलेंस क्रेडिट कर देंगे, टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सच एज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कोई दिक्कत? अब क्या लिखा, एसेट साइड क्लोज करने के बाद लायबिलिटी साइड के आइटम्स को भी क्लोज करना होगा। एसेट साइड क्लोज हो गई, अब लायबिलिटी साइड क्लोज करोगे। देखो अगर कोई प्रोविजंस है, इफ प्रोविजंस अगेंस्ट एनी एसेट्स, प्रोविजंस बना रखा मैंने एसेट्स के अगेंस्ट, तो ऑल प्रोविजंस ऑल्सो ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट अकाउंट, तो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो क्या लिखा मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कौन सा रिजर्व है बेटा ये, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑल्सो ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। नोट्स थोड़े बड़े हो गए लेकिन फिर भी बेटा देखो जरूरी हैं सारे नोट्स। फिर क्या लिखा मैंने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो आगे बताते हैं। तो आगे देखते हैं फॉर क्लोजिंग लायबिलिटीज अकाउंट। अब क्या करेंगे, लायबिलिटीज अकाउंट को क्या करोगे आप, क्लोज करोगे। तो एंट्री क्या पास होगी, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट। सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में बेटा। ठीक है, तो लायबिलिटीज क्या कर दोगे, सारी लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी, डेबिट टू क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। अब ट्रांसफर ऑफ सन्ड्री लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, सन्ड्री लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, आउटसाइड लायबिलिटीज, मतलब बाहर वालों का कितना पैसा देना है। ये बालो लिखा है, ठीक है बेटा, बाहर वालों को कितना पैसा देना है, सिर्फ वो। अब बाहर वाले कौन होते हैं, क्रेडिटर्स है, BP है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, आउटसाइडर्स का कोई लोन है, जैसे पत्नी से लोन ले रखा है तो वो भी लोन यही आएगा। ठीक है, तो बाहर वालों का पैसा ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। आगे देखो क्या एंट्री हो सकती है, इसकी जगह ये भी एंट्री आप पास कर सकते हो। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, BP अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक OD, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, बाइफ लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री पास होती है। ठीक है, सारी ट्रांसफर कर देंगे, सारी लायबिलिटीज को क्या कर दोगे आप, डेबिट, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या कर दोगे आप बेटा, क्रेडिट। ठीक है, नोट्स हैं आपको बहुत काम आएंगे, बहुत ज़्यादा काम आएंगे। फिर मैंने क्या लिखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट्स आर नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स के लोन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर नहीं होंगे, क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी तो पार्टनर्स अपना है, फर्म का ही बंदा है, तो उसकी लायबिलिटी नहीं होगी ट्रांसफर रियलाइजेशन में, उसके लिए अलग से बनाएंगे। क्या लिखा, पार्टनर्स लोन का पेमेंट अलग से किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आउटसाइडर्स को देने के बाद। अब क्या लिखा मैंने, ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व है,
रिजर्व फंड है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L है, इन्हें हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इन्हें करेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर, इन्हें रिलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते। क्या एंट्री हो जाए, नॉट ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जैसे पहले करते सेम वैसे ही बेटा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L डेबिट, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा डायरेक्टली। है कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक थोड़ी वीडियो बेटा बड़ी बन रही, लेकिन क्या करें, नोट्स मैंने भी लिखे हैं आपको समझाने के लिए। फिर क्या होता है, अमाउंट रिलाइज फ्रॉम एसेट्स। अब एसेट से पैसा मिलेगा, एसेट से तो पैसा मिलेगा। अब एसेट क्या करोगे, जब फर्म बंद हो रही तो एसेट्स क्या होंगी, बिक जाएंगी। अब पैसा मिलेगा तो आपको पता कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और डेबिट बॉट कम्स इन, आपको पता है। और रिलाइजेशन होता है तो एसेट्स का नाम नहीं आएगा, अब क्या आएगा, टू रिलाइजेशन अकाउंट। क्लियर। तो जब भी एसेट बिकती है तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फर्म में पार्टनर्स कहता है कोई एसेट्स मैं ही ले जाऊं तो उसकी एंट्री ये होती है, ये ध्यान रखना। व्हेन एसेट्स इज टेकन अवे बाय पार्टनर, तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। क्लियर। एसेट बिकेगी तो कैश अकाउंट डेबिट, और एसेट्स अगर पार्टनर्स ने ले ली है कि हमें दे दो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट, इफ एन एसेट्स इज टेकन अवे बाय क्रेडिटर्स, अगर कोई एसेट्स है जो कौन ले रहा है, क्रेडिटर्स ले रहा है। कौन ले रहा है एसेट्स को बेटा, क्रेडिटर्स। तो पार्ट पेमेंट ले या फुल पेमेंट ले, तो इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। अगर क्रेडिटर्स को एसेट्स लेता है तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। तो जैसे क्या है, केसेस दे रखे, क्या है केसेस, फॉर एग्जांपल मैंने केस दे रखा है, जैसे क्रेडिटर्स कितने का, 70,000 रुपये का, स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी है, 1 लाख, और वो पूरा स्टॉक क्रेडिटर्स को दे दिया जाएगा। अगर पूरा स्टॉक क्रेडिटर्स को दे दिया जाएगा तो क्या होगा, इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। देखो, देयर इज नो एंट्री पास, क्या लिखा, कोई एंट्री पास नहीं होगी। केस 2 में देखो क्या दे रखा है, इफ अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स कितनी है, 1,50,000, कितनी है, 1,50,000, और एंड एग्रीड टू टेक अवे, फर्नीचर ले रहा है, बुक वैल्यू कितनी है, 1 लाख, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी है, 90,000। तो हम क्या करेंगे, 1,50,000 का क्रेडिटर्स है, उस पर से 90,000 रुपये का फर्नीचर माइनस करेंगे, और रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची है, 60,000। तो 60,000 की एंट्री खाली पास होगी, ना कि जो 90,000 दे रहा है उसकी एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है, जो कैश में पेड होगा खाली उसी की एंट्री पास होती है। अगर क्रेडिटर्स को कोई एसेट्स दी जाएगी तो उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। क्या एंट्री होगी इसकी, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, 60,000 रुपये। फिर देखो, और एक क्वेश्चन में सीबीएसई तरफ से गाइडलाइंस दे रखा है, क्या दे रखा है, अगर क्वेश्चन में टेंजिबल एसेट्स मतलब जिनका फिजिकल एक्सिस्टेंस होता, छू सकते, बैलेंस शीट में दे रखी हूँ, दी गई हैं, और एसेट्स की रिलाइजेबल वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है, ये नहीं दे रखा रिलाइज कितनी हुई क्या नहीं हुई, कुछ नहीं दे रखा, तो क्या मानेंगे, देन टेंजिबल एसेट्स विल बी एज्यूम्ड, ये मान लेंगे टेंजिबल एसेट्स को कि रिलाइजेबल वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू, कि अगर 1 लाख बुक में लिखा हुआ, बैलेंस शीट में लिखा हुआ, तो मुझे 1 ही लाख मिल गया होगा। नहीं समझ में आया। अगर बैलेंस शीट में मान लो बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी 5 लाख, और ये कुछ नहीं दे रखा रिलाइज कितने में हुई कितने में नहीं, तो हम ये मानेंगे 5 लाख में ही बिक गई है। ठीक है, क्या मानेंगे, मींस बुक वैल्यू पर ही रिलाइज होगी। अब इसका उल्टा होगा इंटेंजिबल एसेट के साथ, देखो लिखा भी है, ऐसा माना जाएगा, सम एग्जाम्पल, टेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल आपको पता है। ठीक है, चलो अब क्या लिखा, ठीक इसका उल्टा इंटेंजिबल एसेट्स के साथ होता है। अब इंटेंजिबल एसेट्स के साथ क्या होगा, बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू दे रखी है, अब बैलेंस शीट में दे रखी है गुडविल 5 लाख, और रिलाइजेबल वैल्यू कुछ नहीं दे रखी, रिलाइजेबल वैल्यू नहीं दे रखी है, कुछ नहीं दे रखी, तो उसकी वैल्यू विल हैव एज्यूम्ड नथिंग, उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना बिल्कुल। ठीक है बच्चों, ये बात मेरी याद रखना कि उस एसेट से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। पेन ले लूँ ताकि लिख दूँ, उस एसेट से कुछ भी नहीं मिलेगा मैं। ठीक है, कुछ भी नहीं मिलेगा, इंटेंजिबल एसेट से कुछ भी नहीं मिलता अगर बुक दे रखा हो। ठीक है, अगर कुछ नहीं दे रखा तो कुछ नहीं मिलेगा। क्या लिखा, सम एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल है, पेटेंट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इंटेंजिबल एसेट्स है। क्या होगा, पक्का। अब क्या होगा, एंट्रीज ऑफ पेमेंट टू आउटसाइडर, आउटसाइडर कुछ पैसा देना है तो रिलायंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। आउटसाइडर जैसे क्रेडिटर्स हैं, बीपी हैं,
वाइफ लोन है, कुछ भी है, तो क्या एंट्री होगी? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगला देखो, व्हेन एनी पार्टनर्स, अब देखो पार्टनर्स टू टेक ओवर सम लाइबिलिटीज, जैसे पार्टनर एसेट्स लेता है, ऐसे पार्टनर्स क्या ले सकता है? लाइबिलिटीज भी ले सकता है। ले सकता नहीं ले सकता? तो पार्टनर्स अगर लाइबिलिटी ले रहा है तो क्या एंट्री होगी? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ भी दे रखा मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज तो इट हैज़ टू बी पेड इट्स बुक वैल्यू। अगर कुछ नहीं क्वेश्चन में दे रखा है तो इससे कैसा पेमेंट होगा? बुक वैल्यू पर ही पेमेंट होगा। ठीक है, जैसे क्रेडिटर्स अगर दे रखा है 10,000 और कुछ नहीं दे रखा तो क्रेडिटर्स किस पर पेमेंट होगा? बुक वैल्यू पर ही पेमेंट होगा। मुझे लग रहा नोट्स थोड़े बड़े हो जाएंगे तुम लोगों के लिए, ऐसा करता हूँ 2 पार्ट में बनाता हूँ। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे की वीडियो मैं आपको दोबारा बनाता हूँ, ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी, या बना दूँ पूरी? बताओ। चलो बना देता हूँ, है थोड़ा सा एफर्ट्स होगा मेरा भी, थोड़ा सा तुम्हारा भी। ठीक है, लेकिन चलो बच्चों तुम लोग परेशान हो जाओगे। चलो पहले इतनी पढ़ लो, ठीक है, फिर और वीडियो बनाता हूँ, इसके आगे की वीडियो फिर मैं बनाता हूँ कल। ठीक है, चलो बच्चों, गुड नाइट बच्चों, फिर कल मिलते हैं। ये इसका पार्ट 1 है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, फिर पार्ट 2 इसका मैं कल बना देता हूँ इसका। ठीक है, गुड नाइट, कल मिलते हैं बच्चों।